नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं MPPSC या सभी मध्य प्रदेश की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोंडवाना रियासत के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं गोंडवाना रियासत के बारे में। हम विभिन्न मध्य प्रदेश की रियासतों का वीडियो लेकर आएंगे। उस सीरीज़ में आज हम गोंडवाना रियासत की बात करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और गोंडवाना रियासत की बात करते हैं। गोंडवाना रियासत के नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा हम बात करने वाले हैं उन गोंड शासकों की जिन्होंने अपना रियासतकालीन समय व्यतीत किया और इतिहास में विशेष अवसरों पर या अपनी जो भी अपना शासन प्रचालन था उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चूंकि ये मध्य प्रदेश में थे इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम गोंडवाना शासकों की बात करें तो सबसे सर्वोपरि नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नाम हमने सभी ने सुना है। वही रानी दुर्गावती जो थी चंदेल राजकुमारी, लेकिन उनका विवाह हुआ था गोंड वंश में और इन्होंने अकबर के 1564 में छक्के छुड़ा दिए थे। वैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से माने तो यहाँ इस युद्ध में इनकी पराजय हुई थी, लेकिन इन्होंने उन्हें पसीने छुड़ा दिए थे युद्ध जीतने के लिए। तो रानी दुर्गावती जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि गोंड वंश की ही शासिका रही थी। अगर हम बात करें रानी अवंतीबाई की तो ये भी वही रानी है जिन्होंने 1857 में गोंड वंश की ही थी, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में हम बात करें तो कमलापति की। आप जानते हैं भोपाल के रेलवे स्टेशन जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हाल ही में उसको जो है उसका नामकरण किया गया। काफ़ी हाईटेक जो है टेक्निक से उसका निर्माण किया गया है। काफ़ी समय से चल रहा था काम, भोपाल में है। वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम जो है कमलापति के नाम पर रखा गया है, जो कि गोंड वंश की शासिका ही थी। इसलिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो गोंडवाना रियासत थी, जो इनके शासक थे गोंड थे, वो किस मतलब जाति के थे, उनका भौगोलिक विस्तार क्या था, उनका शारीरिक गठन, उनके उदय होने के कारण क्या थे, या उनके हमें जो जानकारी मिलती है उनके बारे में वो किस ग्रंथों में लिखी हुई है, वो सब कुछ जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं गोंडवाना रियासत की। हालांकि इन 3 नाम के अलावा और भी कई नाम हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बाकायदा हम उनकी बात करते हैं। चलिए अब गोंडवाना रियासत क्यों इम्पॉर्टेंट है हम इसकी फिर से बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो MPPSC का मेंस का सिलेबस है उसके पेपर फर्स्ट में यूनिट 5 जो है वो दे रखी है, जिसमें विभिन्न रियासतों के बारे में हमें पढ़ना है। तो मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और जो प्रीलिम्स का टॉपिक होता है जिसमें कि यूनिट फर्स्ट में विभिन्न राजवंश करके टॉपिक दे रखा है, तो उसमें भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको काफ़ी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम सबसे पहले हमारे इस टॉपिक के मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं कि हम किन बिंदुओं पर, किन पॉइंट पर गोंडवाना रियासत या कहे गोंड वंश के शासकों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट के एंगल से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम सबसे पहले भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि जो गोंडवाना रियासत थी वो मध्य प्रदेश के किन जिलों में फैली हुई थी। हम बात करेंगे जानकारी के उन स्रोतों की जिसके आधार पर हम ये बातें करते हैं गोंड वंश के शासकों की, कहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इतिहास में हम लोकोक्तियाँ या कहा जाता है इनसे हमारा इतिहास को नहीं लिखते हैं। जो ग्रंथ है, जो हमें ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर हम बात करते हैं, तो बिल्कुल हम उनकी बात करेंगे। गोंडों का शारीरिक गठन किस प्रकार से था, क्योंकि गोंड वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना है कि वो किस प्रजाति को बिलोंग करते थे।
अगर हम बात करें तो गोंड वंश की स्थापना से पूर्व की पृष्ठभूमि क्या थी, अर्थात जो गोंड वंश का भौगोलिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश के जिन भी जिलों में उनका शासन था, तो उसके पहले या उसके आसपास कैसे राज्य थे, कौन राजा थे और किस प्रकार उनका उदय हुआ कि जिससे कि वो प्रसिद्ध हुए, उन्हें ख्याति मिली, और आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। गोंड राज्य का दक्षिण भारत से संबंध को हम जानेंगे। दक्षिण भारत से ही संबंध की चर्चा क्यों की गई है तो वो प्रजाति से स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम गोंडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि गोंडों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और फिर हम देखेंगे गोंड वंश के शासकों के बारे में, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट और खास पॉइंट है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे गोंड कालीन स्थापत्य कला क्या है, या किन गोंड राजाओं ने क्या स्थापत्य के कार्य किए, और आज हम उनको पढ़ते हैं क्योंकि MPPSC प्री के जो सिलेबस है उसमें स्थापत्य कला भी दे रखी है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम मठ तथा मंदिर देखेंगे कि वहाँ के शासकों ने किस प्रकार से मठ मंदिरों का निर्माण किया, तालाब या बावड़ियाँ जो होती है उसका निर्माण किया। देन लास्ट में हम देखेंगे गोंड कला की मूर्ति कला किस प्रकार से है। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में हम देखेंगे तो हम आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर गोंड जनजाति के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, गोंड वर्तमान में हम गोंड जो जाति है वो हम अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसलिए टॉपिक वहाँ का है कि विवाह पद्धति क्या है, पारंपरिक मेला क्या है। बेसिक जो जाति के बारे में जानकारी है वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम जो गोंड शासकों के बारे में है स्पेशली यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी यही है, लेकिन यहाँ पर वो हमारा जनजाति के अंतर्गत उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आएगा कि उनकी कौन सी उपजाति थी, क्या विवाह के तरीके थे, क्या वो देव उपासना करते थे, उनके प्रमुख जो है पेय पदार्थ क्या था, भोजन क्या था, पूजनीय वृक्ष क्या था इत्यादि, वो हमारा जो है जनजाति के अंतर्गत वाला टॉपिक है। तो जनजाति हम के बारे में हम यहाँ पर नहीं जानेंगे, हम केवल इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो गोंड वंश है हम सारे ये टोटल इधर 8 हो गए, देन इधर 11 टॉपिक हो गए, तो हम इन 11 टॉपिकों को अभी एक साथ नहीं पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सारे इन 11 जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शायद 2 या 3 वीडियो में हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे गोंड वंश के हाँ, गोंड वंश के शासक के बारे में भी यहाँ पर आपको बताना है, जिससे आपको ये पता चले कि हमें ये पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। यहाँ पर अर्जुन दास है, संग्राम शाह है, दलपति शाह है, काफ़ी प्रसिद्ध रहे, रानी दुर्गावती, हृदय शाह, अवंतीबाई, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी और गोंड वंश के शासक जो है हमारा दूसरे वीडियो में आएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार से हमारा तात्पर्य है कि जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है आप मध्य प्रदेश का नक्शा आप सभी ने देखा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में गोंडवाना रियासत के गोंड शासकों ने कहाँ पर राज्य या अपना शासन संचालित किया था। तो हम बात करें अगर मुख्य रूप से, तो यहाँ पर दमोह है, दमोह, जबलपुर, मंडला के बाद हम इधर बात करते हैं नरसिंहपुर के इधर आ जाता है होशंगाबाद, जिसका वर्तमान में नाम नर्मदापुरम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो हो चुका है। तो होशंगाबाद, इधर नीचे छिंदवाड़ा और फिर अमरावती और भी महाराष्ट्र के कुछ ज़िले आ जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी ज़िले हैं, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के भी कुछ एरिया यहाँ पर इतना कवर हो जाता है। हालांकि विभिन्न राजाओं के समय क्योंकि परिस्थितियां अलग रही थी, अर्थात कभी कुछ क्षेत्र का ये हिस्सा उनके पास रहता है तो कभी युद्ध जीत लेते हैं तो क्षेत्र बड़ा हो जाता है, कहीं कोई इधर से हमला करता है तो क्षेत्र छोटा हो जाता है। तो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत वाला जो एरिया है इधर की साइड वाला, वो वाला हिस्सा मुख्य रूप से क्या है, तो वो वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा मुख्य रूप से हमारा गोंडवाना रियासत है, जो हमारे मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दमोह, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, मुख्य रूप से यहीं पर इनका भौगोलिक विस्तार रहा था। तो यहाँ पर हमने बता रखा है कि होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, देवगढ़, बालाघाट, दुर्ग, बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ के जिले हैं। सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, कांकेर, भंडारा, चंद्रपुर, ये अब हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट चले गया। यवतमाल, नांदेड़, बुल्डाना, अमरावती आदि जो है, यहाँ पर गोंडवाना रियासत के शासकों का जो है शासन कार्य चलता था। ये यहाँ तक उनका शासन था। जैसे कि हमने बात करी अभी कमलापति की, जो कि भोपाल की शासिका रही थी, लेकिन भोपाल हमेशा ही गोंडवाना रियासत के अंतर्गत नहीं रहा। पहले उसकी परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन जब कमलापति थी तब ये गोंडवाना रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो चलिए, ये इसके भौगोलिक विस्तार की बात थी। विस्तार मुख्य रूप से विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में था। हम बात करते हैं जानकारी के स्रोत की, कि आखिर में हमें गोंडवाना रियासत के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो जानकारी का स्रोत है वो है रामनगर का संस्कृत लेख, जो कि मंडला से मिला है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि मुख्य रूप से जो मंडला, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, आज मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 4-5 जिले काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि यहीं पर इनकी राजधानियां हुआ करती थी। तो रामनगर के संस्कृत लेख जो है, इसमें यादव राय, जो कि गोंड वंश का संस्थापक माना जाता है, से हृदय शाह तक के 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। किसमें? रामनगर के संस्कृत लेख में, जो कि कहाँ पर आता है? जो कि आता है मंडला में मिला है। ठीक है, तो रामनगर का संस्कृत लेख काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये रामनगर का जो संस्कृत लेख है, ये एक्चुअल में जो 1667 में गड़ा शासक थे हृदय शाह, उन्होंने इसका जो है उत्कीर्णन करवाया था, और इन्होंने ही अपनी वंशावली अपने पूर्वजों की प्रस्तुत करी थी रामनगर के संस्कृत लेख में। तो ये जानकारी का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्रोत है। सेकंड है कर्नल स्लीमेन का। कर्नल स्लीमेन का जो ये अपना विवरण जो है शासकों के बारे में, इनका 1837 का है, जिसमें इन्होंने यादव राय से सुमेर शाह तक के शासकों का उल्लेख किया है। अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट की गणेश नप्रवर्णम की, तो गणेश नप्रवर्णम भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी संस्कृत में है, और संस्कृत में श्लोक संग्रह है, जिसमें 54 श्लोक है कुल, और इन 54 श्लोकों में संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से ही 63 शासकों का उल्लेख किया गया है। किसके? गोंड वंश के 63 शासकों का उल्लेख किया गया है। तो गणेश नप्रवर्णम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है 3 मार्कर में क्वेश्चन में ये पूछा जाए। अगर ऐसा आता है तो हमें यही बताना है कि संस्कृत श्लोक संग्रह गणेश नप्रवर्णम से गोंड वंश की क्रमानुसार जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें 54 श्लोकों में इस काल के 63 शासकों का उल्लेख उसके शासन अवधि सहित किया गया है। तो गणेश नप्रवर्णम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही जो लेख है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो है रामनगर का संस्कृत लेख, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी दूसरे जो क्षेत्र है, जो इनके शासन के बाद दूसरे जगह पर जो भी लेखक हुए, उन्होंने भी, या उनके आसपास जो राजा थे, उनके जो कवि दरबारी रहे होंगे, दरबारी कवि, उन्होंने भी इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो लिखा है, जहाँ से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वो है बटियागढ़ का शिलालेख, जो कि दमोह से मिला है, और हमें पता है दमोह तो गोंडवाना रियासत का ही प्लेस था। अकबरनामा में भी इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। मासीरे महमूद शाही में भी कुछ जानकारियाँ मिलती है। दमोह के सती लेख में मिलती है। वीर भानुदय काव्यम में मिलती है। हालांकि वीर भानुदय काव्यम जो है, वीर भानुदय काव्यम की अगर हम बात करें, तो जो बघेल वंश के एक शासक हुए हैं, जिनके बारे में हम बघेल वंश जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वीर सिंह देव के बारे में, तो उन्होंने अपने ग्रंथ वीर भानुदय काव्यम में कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा की है जो कि गोंड वंश के शासक रहे थे। वीर भानुदय काव्यम। इसके अलावा अमोदा सती लेख, जो कि जबलपुर में है, उसमें भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी के मुख्य स्रोत है। और अगर हम इसके अलावा भी बात करें,
तो जो गोंड वंश के शासक रहे थे उनके जो प्रमुख उनके समय पे जो उनके दरबारी कवि रहे थे या लेखक हम उन्हें कह दें, तो उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है जिसमें गोंड वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो वाला जो वीडियो है हम लेकर आएंगे, गोंड वंश के साहित्यिक जो स्रोत है प्रमुख, उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इतना ही रहने देते हैं। चलिए, तो अब गोंडों के हम बात करते हैं शारीरिक गठन की, कि आखिर में इनका शारीरिक गठन किस प्रकार से था। तो एक रिजले महोदय हैं, ये मानते हैं कि जो गोंड प्रजाति है वो द्रविड़ जाति से संबंधित है। ठीक है, द्रविड़ जो है दक्षिण के लोगों को कहते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के हैं। खैर जो भी हो, जनरली विद्वान ऐसा लिखते हैं, हमने बुक्स में पढ़ा है कि जो गोंड होते हैं उनकी चमड़ी, बाल, आंखें गाढ़े रंग की होती हैं। ज़रूरी नहीं है होती हो सभी की, किताबों के आधार पर बात कर रहे हैं। सिर मुख्यतः लंबे व शीर्ष जो होता है देशना कम होती है। चेहरा सामान्य रूप से चौड़ा तथा ठोड़ी तकरीबन जो होती है नुकीली होती है। ठीक है, ये नुकीली होती है। शरीर की लंबाई मध्यम से निम्न होती है, इत्यादि जो होते हैं इनके प्रमुख शारीरिक इनका गठन होता है। तो हालांकि शारीरिक गठन में क्षेत्र की जलवायु का, जेनेटिक रीजन का और भी कई सारे फैक्टर का भी इम्पोर्टेंस होता है। चलिए, अब गोंड वंश की स्थापना से पूर्व की पृष्ठभूमि जानते हैं कि आखिर में क्या जो है रहा होगा इनके उदय होने से पहले की पृष्ठभूमि, क्योंकि हमें पता है विभिन्न राजाएं आपस में लड़ते थे, राज करते थे, फिर कुछ समय बाद दूसरे आ जाते थे उसकी रिप्लेस में। चलिए, तो हम बात करते हैं गोंड वंश की स्थापना से पूर्व की पृष्ठभूमि की। चलिए, तो इसको समझने के पहले हम सबसे पहले आपको जो है हमारे मध्य प्रदेश, ये 2 मिनट हटाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्षेत्र जो उसका मैप है वो समझना ज़रूरी है। ये हमारे मध्य प्रदेश का लगभग इस प्रकार से मैप है। ठीक है, स्पेस कम लग रही है। तो अगर हम बात करें, हमने आपको बताया कि वर्तमान में, मतलब वर्तमान या उस समय जो 14वीं से जो भी 17-18वीं शताब्दी तक गोंड वंश का प्रमुख राज रहा था, तो उस समय जो उनके मुख्य क्षेत्र थे दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये मुख्य क्षेत्र थे। तो इधर जो है हमें पता है बुंदेलखंड, आज हम इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं, जहाँ पर ये विभिन्न मध्य प्रदेश के जिले हैं। तो यहाँ पर जो है हमें पता है चंदेल वंश का, जो भी उनका कालखंड था, चंदेल वंश का शासक था। तो चंदेलों के जो सूची में गढ़ा का वर्णन मिलता है, मतलब उनके भी जो लिखित स्रोत होंगे तो उनके किलों की सूची में गढ़ा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चंदेलों का भी इनके कुछ क्षेत्र पे शुरुआती हिस्सों में आधिपत्य था। कहाँ पर? गोंड। फिर तो हमें चंदेलों की जो किलों की सूची है उससे गढ़ा का वर्णन मिलता है। जो ये गढ़ा है एक्चुअल में ये प्लेस है जबलपुर में पड़ता है, और ये गोंड वंश के जो शुरुआती शासक थे उनकी राजधानी हुआ करता था। तो उसमें इसका वर्णन मिल रहा है, मतलब उसका महत्व उस समय था। फिर बाद में क्या होता है कि चंदेलों के आधिपत्य को 13वीं सदी के उत्तरार्ध में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, अब नासिरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें तो ये गुलाम वंश का था। 1246 से 66 तक इसका जो कालखंड था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने समाप्त कर दिया। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिली है? तो ये बटियागढ़ शिलालेख दमोह में जो की है उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो नासिरुद्दीन महमूद था, हमने इसको बताया इसका कालखंड क्या था, तो बटियागढ़ शिलालेख दम मिलता है कि इसने चंदेलों की शक्ति को, आधिपत्य को समाप्त कर दिया। अब हम बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोंडवाना रियासत पढ़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल गोंडवाना रियासत के क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब इस वाले एरिया पर किसका शासन आ गया? तो यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित हो गया। हालांकि दमोह क्षेत्र पर सल्तनत की सत्ता के समानांतर एक और वंश का शासक भी था, अधिकार भी था, शासन नहीं कहते हैं, वो है परमार शासक द्वितीय जयवर्मन का। किसका? जयवर्मन द्वितीय का शासन था, जो कि कौन था? जयवर्मन द्वितीय, जो कि परमार वंश का था।
क्या जयवर्मन द्वितीय, अगर हम परमार वंश की बात करें तो ये राजा भोज वाला परमार वंश है, ठीक है, जहां पर जयवर्मन द्वितीय का भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पे शासन था, कुछ हिस्सों पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। बलवन के बाद दमोह से दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया, ठीक है। बलवन के बाद जो है वापिस से यहाँ पर कौन आ गए, तो फिर से यहाँ पर चंदेलों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। कहाँ पर, ये वाले गोंडवाना रियासत के जो प्रमुख क्षेत्र थे उन पर चंदेलों ने शासन स्थापित कर लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में बाघदेव को पराजित कर दमोह पर सत्ता स्थापित की, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग बना रहा। कौन सा, दमोह वाला क्षेत्र। 1310 ईस्वी में यादव राजा रामचंद्र द्वारा भी दमोह पर आक्रमण किया गया था। फिर बाद में जो है 1328 के बाद का युग अंधकार युग माना जाता है, क्योंकि इस समय किसी विशेष प्रकार के हमें साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सके कि फाइनली यहाँ पर किसका शासन था। लेकिन अबुल फजल जो थे उन्होंने अपने जो भी उनके साहित्यिक स्रोत रहे होंगे उसमें उन्होंने संग्राम शाह का वर्णन किया है। संग्राम शाह जो है ये गोंड वंश के प्रमुख शासक थे, ठीक है। तो संग्राम शाह का उल्लेख किया है, इसका मतलब वो वहाँ के प्रमुख शासक रहे होंगे, फेमस रहे होंगे, कुछ ऐसे कार्य करे होंगे जो अबुल फजल की नज़र में आए होंगे। अबुल फजल आपको पता है अकबर के दरबार में था, तो उन्होंने इसका जो है वर्णन किया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो अंधकार युग है, ये जो समय है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामने नहीं आ पाया, इसी में ही गोंड शक्ति फली फूली और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपना राज्य इस क्षेत्र में स्थापित किया। तो ये पृष्ठभूमि रही थी। गोंड वंश का जो राज्य है उसके जो स्थापक है, संस्थापक है, वो माना जाता है यादव राय को। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, यादव राय को माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हो चला है काफ़ी बड़ा, तो हम इसको थोड़ा सा पॉज देते हैं और इसके बाद के जो टॉपिक है उसको लेकर आएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरे वीडियो में हम उसको लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे गोंड राज्य का दक्षिण भारत से संबंध की, गोंडों के वर्गीकरण की और उसके प्रमुख शासकों के बारे में। सो तब तक इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।